स्वागत है मित्रों आपका टीवी टॉप यूट्यूब चैनल पर। चंद्रमा 23 अगस्त 6 बजे 4 मिनट पर पहुंचा। चंद्रमा की जानकारी हासिल करने के लिए बट 1500 वर्ष पहले आर्यभट्ट ने बता दिया था। पूरी जानकारी कैसे आज इस वीडियो में आप समझने वाले हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा ध्यान से देखना और सुनना। करते हैं वीडियो शुरू। आर्यभट्ट ने 23 वर्ष की उम्र में खोज निकाला था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भारतीय गणित परंपरा का सिंहावलोकन करने का भी एक प्रसंग है। प्राचीन भारत के अनेक ज्योतिर्वेद, न्यायिक, दार्शनिक, वैयाकरण और छंद शास्त्री भी गणित में सिद्धहस्त थे, किंतु भारतीय गणितज्ञों में प्रथम स्मरणीय आर्यभट्ट ही हैं, जिन्होंने विश्व में सबसे पहले यह अनुमान लगाया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। राष्ट्रीय गणित दिवस के परिप्रेक्ष्य में हमारी यह प्रस्तुति भारत के इसी महान गणितज्ञ को समर्पित है। आर्यभट्ट ही प्रथम ऐसे आचार्य हैं जो देव कोटि या ऋषि कोटि में नहीं आते, परंतु साथ ही उनका सम्मान वैसा ही है। इशराग आर्यभट्ट ने 23 वर्ष की उम्र में खोज निकाला था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 3 वर्ष पहले। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिवस 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भारतीय गणित परंपरा का सिंहावलोकन करने का भी एक प्रसंग है। प्राचीन भारत के अनेक ज्योतिर्वेद, न्यायिक, दार्शनिक, वैयाकरण और छंद शास्त्री भी गणित में सिद्धहस्त थे, किंतु भारतीय गणितज्ञों में प्रथम स्मरणीय आर्यभट्ट ही हैं, जिन्होंने विश्व में सबसे पहले यह अनुमान लगाया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। राष्ट्रीय गणित दिवस के परिप्रेक्ष्य में हमारी यह प्रस्तुति भारत के इसी महान गणितज्ञ को समर्पित है। आर्यभट्ट ही प्रथम ऐसे आचार्य हैं जो देव कोटि या ऋषि कोटि में नहीं आते, परंतु साथ ही उनका सम्मान वैसा ही है। इस समय भारतवर्ष में 3 प्रकार की ज्योतिष पद्धतियां प्रचलित हैं, सौर पद्धति और ब्राह्म पद्धति। तीसरी आर्यभट्ट के नाम से प्रचलित है आर्य सिद्धांत पद्धति। इस प्रकार प्रथम मनुष्य आचार्य होने पर भी वे सम्मान के साथ देवताओं और ऋषियों के साथ स्मरण किए जाते हैं। तक संवत 309 में आर्यभट्ट का जन्म हुआ था, अर्थात 476 ईस्वी में। जिस समय उनकी अवस्था 23 साल की थी, उसी कच्ची उम्र में उन्होंने आर्यभट्टीय की रचना कर दी। अपना ये ग्रंथ उन्होंने कुसुमपुर अर्थात पटना में लिखा था, परंतु उनका जन्म शायद दक्षिणी भारत में हुआ था। वस्तुतः आर्यभट्टीय की जितनी भी प्रतियां मिली हैं, वे सब केरल प्रांत में ही मिली हैं। कुसुमपुर में उन दिनों प्रतापी गुप्त सम्राटों की राजधानी थी और सारे देश की प्रतिभा वहां खींचकर आ जाती थी। कुसुमपुर व्यर्चितम ज्ञानम से ऐसा लगता है कि उनके ज्ञान का सम्मान कुसुमपुर में ही हुआ था। देश के अन्य भागों में उसकी कद्र शायद नहीं हो पाई थी। आर्यभट्ट ने ही पहली बार ये बताने का प्रयत्न किया था कि दिन रात होने का कारण पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना है। जहां ब्रह्मगुप्त आदि महान आचार्यों ने इस प्रकार की मान्यता के लिए उनकी भर्त्सना की है, वहीं उनके भक्त टीकाकारों ने अर्थ बदलने का भी प्रयत्न किया है। परंतु ये सत्य है कि उन्होंने भारतवर्ष में प्रथम बार पृथ्वी के घूमने की बात स्वीकार की थी और तदनुसार दिनमान निश्चित करने का प्रयत्न किया था। अनेक परवर्ती आचार्यों ने उन पर श्रुति और स्मृति के विरुद्ध जाने का आरोप लगाया है। यहाँ ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आधुनिक विज्ञान ने पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियों का पता लगाया है। एक तो वह स्वयं अपनी धुरी पर घूमती है और दूसरी वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आर्यभट्ट केवल पहली बात मानते हैं, दूसरी नहीं। परंतु इतने पुराने समय में उन्होंने पृथ्वी में एक गति का पता लगा लिया, ये कम आश्चर्य की बात नहीं है, सो भी केवल 23 वर्ष की अवस्था में। हमारे ज्योतिष ग्रंथों में संख्या बताने की एक निश्चित विधि है। जैसे वेदों का अर्थ 4 है, क्योंकि वेदों की संख्या 4 है। ग्रह का अर्थ 9 है, क्योंकि ग्रहों की संख्या 9 है। कोई बड़ी संख्या बताने के लिए इन सांकेतिक शब्दों का व्यवहार किया जाता है और उन्हें क्रमशः बाईं ओर रखा जाता है। जैसे वेद, ग्रह, अंक, चंद्र का मतलब होता है। 1994 आर्यभट्ट ने एक बिल्कुल नई पद्धति का आविष्कार किया।
उन्होंने अक्षरों और मात्राओं से संख्या बताने की विधि निकाली, जैसे अ अर्थ 1, ई का अर्थ 100, च का अर्थ 6, छ का अर्थ 7 इत्यादि। इस प्रकार संख्या बताने से थोड़े में बहुत बड़ी संख्या कह ली जाती है। लेकिन इसमें एक दोष है कि जरा भी अक्षर इधर उधर लिखने या पढ़ने में अंतर पड़ जाए तो हजारों का अंतर पड़ जाता है। डॉक्टर केर्न ने बड़े परिश्रम से आर्यभट्टीय का संपादन किया था, लेकिन प्रसिद्ध ज्योतिर्विद शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने उसमें देखा कि एक जगह बू के स्थान पर शू छप गया है और इस प्रकार संख्या में 5,70,000 की गलती हो गई। यदि अन्य ग्रंथों की सहायता न ली जाए तो ठीक संख्या निश्चित करना बहुत कठिन हो जाए। लेकिन फिर भी ये पद्धति चाहे जितनी सदोष हो, आर्यभट्ट की स्वतंत्र प्रणाली की निदर्शक अवश्य है। इस संक्षिप्त पद्धति का ये नतीजा था कि उन्होंने आर्यभट्टीय में अत्यंत जटिल गणना की चर्चा बहुत ही संक्षेप में कर दी है। अंकों की सूचना यद्यपि दुरुच्चार्य और दुष्पाठ्य है, फिर भी प्रतिपादित शैली बहुत ही मनोरम है। यही कारण है कि बहुत समय बीत जाने के बाद भी देश के कुछ हिस्सों में आज तक आर्यभट्ट के सिद्धांतों के अनुसार पंचांग बनाए जाते हैं। विद्वानों ने बहुत परिश्रम करके आधुनिक गणना पद्धति के द्वारा शक संवत 421 की ग्रह स्थिति का पता लगाया है। देखा गया है कि आर्यभट्ट ने अपने समय का प्रायः शुद्ध गणित किया है। यह उनकी कुशल वैध शक्ति का उत्तम निदर्शक है। आजकल ज्योतिष व्यवहारिक गणित यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स का विषय माना जाता है, पर पुराने ज्योतिषी अपने सिद्धांत ग्रंथों में पाटीगणित, अव्यक्त या बीजगणित जैसे शुद्ध गणित की भी चर्चा कर देते हैं। पुराने सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा नहीं मिलता, लेकिन परवर्ती सिद्धांत ग्रंथों में मिलता है। आर्यभट्ट ही शायद इस प्रथा के आदि प्रवर्तक हैं। उन्होंने सिद्धांत ग्रंथ के गणितपाद में मंगलाचरण के अतिरिक्त 32 आर्याएं और लिखी हैं। उनमें दशगुणोत्तर संख्याओं के नाम, वर्ग धन, वर्गमूल, घनमूल, त्रिभुज, वृत्त और अन्य क्षेत्र, इनके क्षेत्रफल, घनगोल, इनके घनफल, भुजज्या साधन और भुजज्या संबंधी कुछ विचार, श्वेधी, त्रैराशिक, भित्रकर्म, अपूर्णिक, बीजगणित संबंधी 2 एक चमत्कारिक उदाहरण और तक इतने विषय हैं। पम शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने लिखा है कि टॉलमी और उनसे प्राचीन ग्रीक ज्योतिषियों को भुजज्या का ज्ञान नहीं था। वे ज्यात साइन का ही उपयोग करते थे। भारतीय ज्योतिष से परिचित होने के पूर्व यूरोपीय लोगों की यह धारणा थी कि ज्या को छोड़कर भुजज्या ज्यार्द का उपयोग सर्वप्रथम ईस्वी सन की 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रादुर्भूत अरब ज्योतिषी अल्बाटनी ने किया, परंतु आर्यभट्ट के इस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि शक संवत 421 में भी हमें अर्धज्याओं का ज्ञान था। वर्तमान सूर्य सिद्धांत में भी अर्धज्याएं हैं। और भी एक उल्लेखनीय बात यह है कि आर्यभट्ट ने वृत्त के व्यास और परिधि का अत्यंत सूक्ष्म अनुपात बतलाया है। वो ये है कि 20,000 व्यास के वृत्त की परिधि 62,832 होती है, अर्थात व्यास से परिधि 3.1416 गुणित है, और इसको भी उन्होंने आसन यानी आसपास कहा है। आधुनिक जानकारी के ये बहुत निकट है। आधुनिक मान 3.141597 है। आचार्य आर्यभट्ट निसंदेह बहुत सूक्ष्म गणित के मर्मज्ञ थे। आज से 1,500 साल पहले उन्होंने गणित में क्रांतिकारी स्थापनाएं की थी, ज्योतिष में भी और शुद्ध गणित में भी। किसी अज्ञात ज्योतिषी ने उनके समय के कुछ ही बाद लिखा था कि सिद्धांत पद्धति के रहते हुए भी ग्रहों के अस्त और ग्रहणादि विषयों में दृग्विरोध होते देखकर ग्रहों की गति की कल्पना करने के लिए स्वयं सूर्यदेव ही कुसुमपुर में आर्यभट्ट नाम से अवतीर्ण हुए। यही इस देश की अपनी रीति से किया हुआ सर्वोच्च श्रद्धा निवेदन है। राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक महापुरुषों का स्मरण से मित्रों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि आप इसी तरह हमारे वीडियो देख पाओगे और सुन पाओगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।